तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपकी मैथ पेडागोजी यानी गणित पेडागोजी के टॉप 100 प्रश्न। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 15 नंबर की मैथ पेडागोजी आने वाली है। अगर ये आप टॉप 100 प्रश्न कवर कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ में 15 में से 13-14 नंबर तो आराम से लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आपको पता है हम हर सब्जेक्ट के टॉप 100 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं, बल्कि सीडीपी और ईवीएस के टॉप 200 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं। सारी वीडियो आपको देख करके जाना है। अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से। सारी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में जा रही हैं। अगर आप वही प्लेलिस्ट पूरी देख करके चले जाते हैं तो भी आप इस एग्जाम में आसानी के साथ में 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे और एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में 10 तारीख से हर एक शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस भी करवाने वाले हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7052547003। इस नंबर पर आप लोगों के जितने भी प्रश्न याद रहे अपनी शिफ्ट के, इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर भेजिएगा, जिससे कि एग्जाम एनालिसिस में मदद मिल सके। आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरे आपकी मदद करेंगे। इसी तरह से जो हम ये एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या करता है। यानी कि अगर आप प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को संख्याएं और उन पर संक्रियाएं यानी कि उन संख्याओं और उन संख्याओं के यूज के बारे में बताते हैं तो वो क्या करता है उन बच्चों के लिए। आंसर हो जाएगा गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर आप प्राथमिक कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। तो आपका यही उद्देश्य रहेगा कि गणित शिक्षण के जो संकीर्ण उद्देश्य हैं, छोटे छोटे उद्देश्य जो है कि बच्चों को कम से कम प्लस माइनस गुणा भाग आ जाए, तो जो संकीर्ण उद्देश्य हैं वो आपके पूरे होते हैं शुरुआत से ही अगर आप प्राथमिक कक्षा में गणित को पढ़ाते हैं। और यही एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य भी रहा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है खोज करना। नई नई चीज़ों को खोज करने के लिए ह्यूरिस्टिक विधि बनाई गई है। अर्थात ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है किसी भी चीज़ की खोज करना। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर। जिस प्रक्रिया के द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्र को पहचाना जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम नैदानिक कार्य कहते हैं। यानी कि अगर बच्चे को कुछ भी जोड़ने घटाने में या फिर गुणा करने में परेशानी आ रही है और इस एक प्रक्रिया के माध्यम से हम उस बच्चे के कमजोर क्षेत्र को पहचानते हैं कि उसको कमजोरी आ कहाँ पर रही है, उसको प्रॉब्लम कहाँ पर फेस करना पड़ रहा है, तो हम इस प्रक्रिया को नैदानिक कार्य कहते हैं। नैदानिक कार्य के माध्यम से हम उस बच्चे की कठिनाइयों को, कमजोरियों को पता कर सकते हैं और यह शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गणित की परियोजनाओं से क्या लाभ होता है। अब परियोजनाओं का क्या अर्थ है। परियोजनाओं का अर्थ है कोई प्रोजेक्ट कार्य आपने दे दिया किसी बालक को। प्रोजेक्ट कार्य यानी कि आपको कल ये काम करके ले आना है, ये खोज करके ले आना है, तो उससे क्या लाभ होता है। देखिए, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट कार्य आप बालक को देंगे तो बालक घर पे जाएगा, उसमें दिमाग लगाएगा, उसमें अन्वेषण करेगा, खोजबीन करेगा, तो उसके अन्वेषण कौशल को भी प्रोत्साहित करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल करके लाएगा, तो समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। तो ये गणित की परियोजनाओं का यह मुख्य उद्देश्य और मुख्य लाभ होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए, गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में महत्वपूर्ण क्यों होता है। कोई भी मौखिक कार्य अगर आप बालक को दे रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रारंभिक समय में। तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति से समय और प्रयास की बचत होती है। मौखिक कार्य से क्या होता है, समय और उसके प्रयास की बचत होती है, इसलिए यह प्रारंभिक दौर में महत्वपूर्ण होता है मौखिक काम। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक गणित का शिक्षक छात्रों की कमजोरी और कठिनाइयों को खोजने के लिए क्या करते हैं। तो वही हमने आपको बताया नैदानिक परीक्षण का यूज करते हैं। नैदानिक परीक्षण का अर्थ ही यही होता है कि बालक में क्या क्या परेशानियां हैं। मान लीजिए उसको जोड़ तो आ रहा है लेकिन गुणा नहीं आ रहा है, गुणा आ रहा है लेकिन घटाना नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या प्रॉब्लम है बच्चे के बीच में, उसको पता करने के लिए हम नैदानिक परीक्षण का यूज करते हैं। गणित के सभी जो शिक्षक होते हैं वो नैदानिक परीक्षण का यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के लिए कैसा होना चाहिए? तो उनकी आवश्यकताओं से मेल खाना चाहिए, यानी जो सिलेबस है वो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कक्षा 1 का बालक है, आप उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, उसके लिए सिलेबस में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं या ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो उससे मेल ही नहीं खाएगा भाई, उसको अभी तो प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं है, तो कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पढ़ लेगा, ठीक है? तो शुरुआत में आपको प्लस माइनस गुणा भाग ही सिखाना रहता है, तो ये उनकी आवश्यकताओं से मेल खाना चाहिए, ठीक है? आवश्यकताओं से मेल खाएगा तभी वो शिक्षार्थी उसमें अनुभव मतलब आनंद ले सकेंगे और उसको सीख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखिए, नेत्रहीन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? तो वैकल्पिक शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधि, यानी कि उसको अलग से शिक्षण अधिगम दीजिए। कोई ऐसा तरीका बताइए, मान लीजिए वो नेत्रहीन है लेकिन सुनने में तो सक्षम है, तो ऑडियो चीज़ें उसको लेकर के आइए, ऑडियो चीज़ें से उसको सिखाइए, समझाइए। तो वैकल्पिक शिक्षण का इस्तेमाल किया जा सकता है नेत्रहीन बच्चे को समझाने के लिए या फिर उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और जो सुनने में अक्षम है, अगर उसको आप सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो देखने में मतलब सही होगा, तो उसके लिए आप चित्र बनाकर लाएंगे, मैप बनाकर लाएंगे, मैप के थ्रू उसको समझाएंगे, ठीक है? तो दोनों के लिए वैकल्पिक शिक्षण अधिगम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पाठ योजना का क्या अर्थ है? एक विस्तृत विवरण जिसे एक शिक्षक का पूरा करता है। आप अगर क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने से पहले आप एक पाठ योजना बनाते हैं कि हम जब एंट्री करेंगे तो फिर हम बालक से ये बात पूछेंगे कि उसको इस वस्तु के बारे में पहले से क्या पता है, फिर उसको एक निश्चित समय में हमको इस पाठ को पूरा कर लेना है। तो पाठ योजना को पूरा करने के लिए शिक्षक एक निश्चित अवधि डिसाइड करता है, तो एक निश्चित अवधि में पाठ योजना को पूरा करना रहता है, यह शिक्षक का उद्देश्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक का यह विचार है कि शिक्षार्थियों को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके प्रेरित किया जा सकता है? तो हेनरी मरे और अब्राहम मैस्लो ने यह बताया कि जो भी शिक्षार्थी है, अगर उसको कोई आवश्यकता है, मान लीजिए उसको गुणा नहीं आ रहा है और आपने अगर उसको गुणा सिखा दिया, तो उसे प्रेरित करेगा आगे के कार्यों के लिए कि देखो मैंने तो गुणा सीख लिया, अब मैं भाग भी सीख सकता हूँ, अब मैं जो है बड़े बड़े समीकरण भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो आगे के लिए उसको प्रेरित करता है, ठीक है ना? तो ये काम किसने कहा था, ये बात किसने कही थी? तो हेनरी मरे और अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि शिक्षार्थियों को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके आप आगे के कार्यों के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं। अगला देखिए, लैंग्वेज थोड़ी-सी कठिन आती है, बस आप अगर उसको समझ गए, तो आप आसानी के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? यानी कि फर्स्ट एड का ज्ञान क्यों होना चाहिए शिक्षकों को? सही आंसर हो जाएगा, छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए फर्स्ट एड का ज्ञान तो होना ही चाहिए। आपको कम से कम बैंडेज तो लगाना आना ही चाहिए, बालक कहीं चोट लग जाए। मान लीजिए क्लास में ही बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं, आपस में लड़ाई हो गई, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, अब आप डॉक्टर का इंतजार करेंगे, डॉक्टर आए, अगर आपको वो खून बहता चला गया तो फिर और परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपको फर्स्ट एड का ज्ञान होगा तो आप क्या करेंगे, कम से कम उसके सर पे पट्टी तो बांध ही देंगे कि ब्लड रुक जाए, ठीक है? कहीं खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, आपस में टकरा गए, पैर में चोट लग गई, तो आप फर्स्ट एड की मदद से उनका जो है ध्यान रख सकते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना एक शिक्षक को आवश्यक रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शिक्षण और शोध के बारे में सबसे उन्नत विचार क्या है? तो शिक्षण और शोध वे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप शिक्षण भी साथ साथ में दे सकते हैं और उस पर शोध भी कर सकते हैं, उसमें चीज़ों को खोज भी सकते हैं, नए चीज़ों का उसमें समायोजन भी कर सकते हैं। तो शिक्षण और शोध दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन सा कार्य सर्वाधिक आवश्यक है कि उनमें उत्तरदायित्व आ जाए? तो उसके लिए विद्यार्थी में स्वयं अध्ययन की भावना आनी चाहिए, तभी उन्हें अपना उत्तरदायित्व का एहसास होगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो स्वयं अध्ययन के लिए आपको बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चों, जब तक आप अपने मन से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ऐसी बातें कह करके उनको स्वयं अध्ययन की ओर प्रेरित करना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि कौन सी है, या फिर हम ऐसी विधि को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है? तो इसे हम प्रयोगशाला विधि के नाम से जानते हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, देखिए, कौन से प्रश्न विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन होता है? ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिसे बिल्कुल श्योरिटी के साथ में आप चिन्हित नहीं कर सकते हैं? तो उन्हें हम असंरचित निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? असंरचित निबंध कहते हैं, जिन्हें आप एक मतलब कि विश्वसनीयता के साथ में चिन्हित नहीं कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बच्चों के भौतिक विकास के 4 चरणों को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो आपको पता ही है पियाजे महोदय के द्वारा 4 चरण बताए गए थे। पहला है संवेदी, फिर उसके बाद में है मूर्त, फिर अमूर्त, ऐसे करके 4 जो है आपको बताए गए थे। 4 चरणों के बारे में बताया गया था। पियाजे महोदय के द्वारा ये प्रक्रियाएँ दी गई थी। ये 4 जो चरण बताए गए थे और इस चरणों के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको समझा चुके हैं, तो वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा। अगला देखिए, गणित में अच्छा होने के लिए क्या ज़रूरी है? अगर आप गणित में अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी है? तो अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्या बनाएँ और तैयार करें। यानी कि आप सोच करके चलें कि ये मान मान लीजिए एक्स की वैल्यू 5 है, तो ये सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अमूर्त सोच होनी चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ को सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तार्किक तर्क होना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर ऐसा आप करेंगे तो इसके माध्यम से आप समस्या बनाएँ और उन्हें तैयार करें, तो आप आसानी के साथ में गणित में अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी दोनों बन सकते हैं। तर्क की आवश्यकता होती है, लॉजिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है गणित में। 18 देखिए, माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना कौन-सा होता है? तो रेशियो पैमाना जो है, अनुपात पैमाना जो है, वो माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना होता है। ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और यही प्रश्न क्योंकि आने वाले हैं, नई क्वेश्चन बैंक बनी नहीं है, पुराने वाले ही प्रश्न आएँगे, तो हमारी सभी वीडियो में ये प्रयास रहता है कि पूरी वीडियो में कम से कम 70% मटेरियल ऐसा हो जो प्रीवियस ईयर का हो। बाकी जो भी अन्य एग्जाम होते हैं वो नया मैटर भी हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए हमारी जो वीडियो है वो दूसरों से अलग होती है। ठीक है, पूरी प्रीवियस ईयर पर भी नहीं होती है और पूरी नए पर भी नहीं होती है, क्योंकि जो 70% आने वाला है वो आपका प्रीवियस ईयर का ही आने वाला है। देखिए, मैथ क्लब का प्रायोजक या सलाहकार कौन होना चाहिए? जो गणित के वरिष्ठ शिक्षक होते हैं वही मैथ क्लब के प्रायोजक और सलाहकार होने चाहिए। जिनको काफ़ी अच्छा खासा अनुभव हो, जो वरिष्ठ शिक्षक होते हैं वही इनके प्रायोजक हों, वही इनके सलाहकार हों, तभी जो है बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। अगला देखिए 20 नंबर, पाठ्यचर्या के लचीलेपन की अवधारणा को जिनके लाभ के लिए पेश किया गया है वे कौन हैं? कौन वे लोग हैं जिनके लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन लाया गया है? तो जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन लाया जाता है। 21 देखिए, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक आसान तरीका है। यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो लॉक महोदय ने यह कहा था कि जो गणित है वो बच्चों के मन में तर्क करने की, यानी कि लॉजिक पैदा करने की आदत बसाने का एक आसान तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे लॉजिकल थिंकिंग कर सके, चीज़ों को सोच सके, समझ सके, नई चीज़ों को बना सके, तो उसके लिए आपको बच्चों को गणित सिखाना आवश्यक होगा। 22 नंबर देखिए, गलत उत्तरों के कारणों की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों को किसकी आवश्यकता होती है? तो एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है जो नैदानिक परीक्षण करके ये बता सके कि आखिर गलत उत्तर दिए तो दिए क्यों, इसका रीजन क्या है, बच्चे को क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और शिक्षण दो अलग अलग गतिविधियां हैं जो कैसे की जा सकती हैं? यानी कि आप अनुसंधान भी करें और शिक्षण भी करें, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक साथ हम करें, तो कैसे कर सकते हैं? तो ये एक साथ की जा सकती हैं केवल अनुक्रमिक क्रम में। या अनुक्रमिक का मतलब क्या है? एक दिन आप अनुसंधान कीजिए, एक दिन शिक्षण कीजिए, तो अनुक्रमिक क्रम में जो है आप ये दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप बच्चों को गणित पढ़ाना चाहते हैं, तो बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया विकसित करने के लिए उनके मन में गणित गणित के बारे में एक तरह से कह सकते हैं कि चीज़ों को और मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि बच्चे गणित को सीखें, यह आपका गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। गणित को लेकर के बच्चे उबाऊपन न महसूस करें, उनको बताएं कि भाई जो गणित है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहीं पर भी जाएंगे, गणित आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सामान खरीदने जा रहे हैं तब भी आपको गणित की आवश्यकता पड़ेगी, कितना क्या हिसाब लगाने के लिए। तो गणित के प्रति उनकी प्रक्रिया विकसित करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य जो है गणित पढ़ाने का होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? मतलब कि जैसे कि आप ये तो लिख सकते हैं 235 प्लस 415, ठीक है ना, ये आपने लिख दिया, इसको आप जोड़ घटाना कर सकते हैं। लेकिन जो आपके अरबी अंक होते हैं, रोमन अंक होते हैं, जैसे कि IV यानी कि 4 हो गया, V माने 5 हो गया, तो इनका यूज हम क्यों नहीं कर सकते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग में? आइए आंसर देखें। देखिए, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का प्रयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। यानी कि रोमन अंक मान लीजिए ये लिख दिया आपने, ठीक है, ये अब इसके ऊपर अगर आपने ऐसा नहीं लगाया, ऐसे लिख दिया, और नीचे आपने लिख दिया 1 और 5, अब इसको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हासिल कहाँ लेना है, क्या करना है, समझ में नहीं आएगा। तो इनका अपना खुद का स्थानीय मान नहीं होता है, इस वजह से इनका यूज हिंदी के अंकों की तरह नहीं किया जा सकता है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका प्रज्ञान इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रोग्नोसिस भी लिख करके आ सकता है। तो विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों को पता लगाने का मुख्य उद्देश्य है प्रोग्नोसिस। अगला देखिए 27 नंबर। गणित में पूछताछ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है आपका? तो विद्यार्थियों को प्रेरित करके रुचि और जिज्ञासा पैदा करना। अगर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप आएंगे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, तो बच्चों के मन में जिज्ञासा नहीं होगी। ठीक है, बच्चे अटेंशन में नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और एक्टिव रखने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछना भी जरूरी है। अगर शिक्षक बीच बीच में प्रश्न नहीं पूछेगा तो बच्चे इनएक्टिव हो जाएंगे, बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे। और अगर शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है तो बच्चे ये ध्यान लगा करके क्लास को देखेंगे कि कभी भी शिक्षक हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो विद्यार्थियों को प्रेरित करके रुचि और जिज्ञासा पैदा करने के लिए गणित की कक्षा में पूछताछ करना आवश्यक रहता है। 28 नंबर देखिए, छात्र अक्सर दशमलव अंकों की तुलना करने में गलतियां करते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? कि छात्र जो है वो 1.125 इसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, 1.235 इसको जोड़ क्यों नहीं पाते हैं? तो इसका क्या मुख्य रीजन होता है प्राथमिक छात्रों के लिए? तो दशमलव क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा है। शून्य के महत्व के बारे में उनको पता नहीं है कि दशमलव के बाद में शून्य अगर लगा है तो उसका क्या होगा, दशमलव से पहले शून्य लगा है तो उसको क्या होगा। तो ये गलत धारणा होने की वजह से जो दशमलव के अंकों को जोड़ने में छात्रों को परेशानी होती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विचारों को एक साथ मिला करके एक नया संपूर्ण बनाना क्या कहलाता है? सभी विचारों को एक साथ मिला करके आप एक नया संपूर्ण अध्याय बना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रमुख लाभ क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का हम बता चुके हैं। ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ है खोज करना या नई चीज़ों को खोजना। तो ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो एक छात्र को एक अन्वेषक के स्थान पर रखता है, यानी कि वो छात्र जो है वो अन्वेषण कर सकता है, नई चीज़ों को खोज सकता है, नई चीज़ों के बारे में सोच सकता है। तो यह ह्यूरिस्टिक विधि का प्रमुख लाभ होता है। ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो छात्र है उसको एक अन्वेषक बनाना। 31 नंबर देखिए, मैप के किस पैमाने को इक्लूनेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है? फैक्ट वाला प्रश्न है। तो इक्लूनेट स्केल के नाम से किस पैमाने को जानते हैं? जो अंतराल स्केल होती है, जो डिफरेंस स्केल होती है, उसको हम इक्लूनेट स्केल के नाम से जानते हैं, या एक तरह का टीएलएम होता है। टीएलएम का अर्थ है कि इसका प्रयोग जो शिक्षक हैं वो शिक्षार्थियों के पढ़ाने में करते हैं, या एक तरह की शिक्षण सामग्री होती है। अब देखिए, परियोजना की रिकॉर्डिंग का क्या अर्थ है? परियोजना के बारे में आपको हमने बताया है, प्रोजेक्ट कार्य को हम परियोजना कहते हैं। उसका रिकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है? देखिए, तो बच्चे परियोजना कार्य का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। परियोजना को रिकॉर्ड करते समय कुछ बिंदुओं जैसे कि परियोजना की योजना कैसे बनाई, क्या चर्चा की गई, कर्तव्यों को कैसे पूरा किया गया, इसका मूल्यांकन कैसे किया गया, आदि चीज़ों को ये ध्यान में रखते हैं। जब बच्चे प्रोजेक्ट कार्य करते हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, एक एक बिंदुओं को वो अपने डायरी में लिखते हैं और आपको आकर के दिखाते हैं। तो परियोजना अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो परियोजना की जगह आप प्रोजेक्ट शब्द याद कर लीजिए, तो प्रोजेक्ट शब्द से आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यही आंसर आपके एमपीटेट वर्ग 3 2022 के एग्जाम में दिया गया था। इतने बड़े बड़े आंसर भी आते हैं तो टाइम भी आपको बचाना रहेगा जब आप प्रश्नों को देख रहे होंगे। अगला देखिए, एक इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान कैसा होना चाहिए? तो अगर आप एक यूनिट प्लान बना रहे हैं तो वो शिक्षार्थी उन्मुख होना चाहिए, बच्चों को चाइल्ड सेंट्रल्ड होना चाहिए, बच्चों को केंद्र में रख करके बनाया जाना चाहिए। ये चीज़ें बच्चों को समझ में आए, जो हम यूनिट प्लान बना रहे हैं उससे बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए, बच्चा समझ सके, बच्चा उबाऊपन महसूस ना करे, बच्चा क्लास छोड़ करके नहीं जाए, जैसे कि आप लोग नहीं जाए। ठीक है, पूरी क्लास देखिएगा लास्ट तक। तो शिक्षार्थी उन्मुख जो है यूनिट प्लान आपका होना चाहिए। चलिए 34 नंबर 34, विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों में आत्म अनुशासन की क्षमता विकसित करना यह विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर के एक अपना नेता चुन लेते हैं जिससे कि वो उनकी बातों को माने, और वो नेता जो होता है वो अपनी बात अच्छी तरह से समझाता है, पूरा प्लान वगैरह को पूरा बनाता है। उससे क्या होता है? आत्म अनुशासन की क्षमता विकसित होती है। अपने अंदर अनुशासन की क्षमता विकसित करने के लिए यह आपका विद्यार्थी परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है। हालांकि अब इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया जा रहा है, छात्र नेता लोग तो नेता ही बन जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, हंटर के स्कोर कार्ड के अनुसार पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करते समय भाषा की शैली का मूल्यांकन कितने अंकों में किया जाता है? तो याद रखिएगा 60 अंकों में भाषा की शैली का हम मूल्यांकन करते हैं। जब हम हंटर का स्कोर कार्ड बना रहे होते हैं तो 60 अंक यहाँ पर जो है पूर्णांक 60 अंकों का रखा जाता है। सीधे आपको फैक्ट याद रखना है। अगला देखिए, छात्रों को कमजोरी या सीखने की कठिनाइयों से छुटकारा पाने में
मदद करने के लिए, उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए किए गए शिक्षण कार्य को क्या कहा जाता है? तो सीधे याद रखिएगा, उपचारात्मक अगर आप उपाय प्रदान कर रहे हैं तो इसे हम उपचारात्मक शिक्षण ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर, पुस्तकें संचार का शक्तिशाली स्रोत कब हो सकती हैं? तो जब सामग्री निर्देशी हो। निर्देशी का अर्थ है जब सामग्री अच्छी हो तभी वो संचार का शक्तिशाली साधन हो सकती हैं। यानी कि अगर अपनी बात आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो पुस्तकों के माध्यम से पहुंचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको राष्ट्रगान के बारे में बच्चों को बताना है तो राष्ट्रगान के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, सारी चीज़ें राष्ट्रगान के बारे में बताई जानी चाहिए, तभी यह संचार का शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। यानी कि जब पुस्तकें निर्देशी हों, अच्छी तरह से लिखी गई हों, तब उसको हम जो है संचार का शक्तिशाली स्रोत मानते हैं। 38 नंबर देखिए, आपके पेपर में निर्देशी शब्द ही दिया गया था, इसलिए हम निर्देशी शब्द ही लिख करके लाए हैं। ठीक है, जिससे कि वहां आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी हमने समझा दिया है, निर्देशी का अर्थ है सरल शब्दों में लिखना। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखिए, एक शिक्षण इकाई के प्रशासन में क्या क्या शामिल है? तो शिक्षण इकाई के प्रशासन में परिचय, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन, ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, सीसीई किसके उन्मूलन में सहायता प्रदान करता है? तो सीसीई जो है वो याद करने के उन्मूलन में, यानी कि याद करने को मना करता है, याद करने का विरोध करता है। तो सीसीई याद करने के उन्मूलन में सहायता प्रदान करता है, सीधा आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देख लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन शिक्षण मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सीधा फैक्ट वाला प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था, किसने बनाया था? तो बीएफ स्किनर महोदय के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल बनाया गया था। 41 नंबर देखिए, एडगर डेल के अनुभव का शंकु सापेक्ष प्रभावशीलता क्या है? तो ये एक तरह की शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम है। शंकु सापेक्ष प्रभावशीलता यह एक तरह का टीएलएम है, शिक्षण सहायक सामग्री है। आगे बढ़िए, 42 नंबर देखिए, एक शोध अध्ययन में आपको कितना विश्वास रखना चाहिए? मतलब कितना विश्वास रख सकते हैं अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने शोध किया है? देखिए, तो विभिन्न शोधकर्ताओं के द्वारा एक ही निष्कर्ष मिलने के बाद आपको शोध पर भरोसा करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने कहा, पहले ऐसा चला था ना कि मैगी में जो है बहुत ज़्यादा कैडमियम पाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर सब लोग मिलकर के एक ही शोध निकालते हैं कि हाँ इसमें कैडमियम की मात्रा ज़्यादा है, तो ही आप इस बात को मानिए। नहीं, ऐसे नहीं मान लीजिए कि एक कोई वैज्ञानिक ने आकर कह दिया भैया इसमें कैडमियम है, बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं कैडमियम वेडियम सब सही है। तो आपको जब सारे शोधकर्ता एक साथ मिलकर के एक ही दे रहे हैं उपाय, इसका मतलब है कि वही सही है। जैसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, पृथ्वी पर हर जगह लगेगा, हर जगह पृथ्वी पर कोई चीज़ अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। तो ये सर्वभौम सर्वमान्य है। ये जो शोध है इस पर आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि सब लोगों ने एक ही बात को माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर है, व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? उस उपकरण को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम परीक्षण उपकरण कहते हैं, जो व्यवहार के नमूने को मापता है। 44 नंबर देखिए, असाधारण बच्चे जो हैं वो कैसे होते हैं? तो असाधारण बच्चे बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली, एक तो प्रतिभाशाली बालक होता है, कुछ अस्थि विकलांग होते हैं, कुछ सीखने में अक्षम होते हैं। तो जो भी अलग तरह के बच्चे होते हैं उनको हम असाधारण बच्चों की कैटेगरी में रखते हैं, जिन्हें जैसे कोई परेशानी होती है या फिर जो बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, जो आपका प्रतिभाशाली होता है, ये सारे बच्चे जो है वो आपके असाधारण बच्चों में आ जाते हैं, सामान्य तरह के बच्चे नहीं होते हैं। अब ये बड़ा सा प्रश्न आपके एग्जाम में दिया गया था, एमपीटेट वर्ग 3 में ही पूछा गया है। ये 45 नंबर का प्रश्न देखिए, एक शिक्षक ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित किया और छात्रों से नवीनतम मैच में भारतीय टीम के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा, फिर उनसे उनके प्राप्तांकों का औसत निकालने को कहा। शिक्षक क्या करने की कोशिश कर रहा है? यानी कि शिक्षक ने एक अखबार दिया, उस अखबार में मैच हुआ था, उस मैच के अंकों को दिखाया कि भाई देखो इनने इतना इतना स्कोर किया है, 8 खिलाड़ियों ने मिलकर के 312 रन बनाए हैं, आप इसका क्या निकालिए, एवरेज निकालिए। तो इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है जो आपका शिक्षक है? तो गणित की अवधारणा और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाने में छात्रों की मदद कर रहा है। ठीक है, तो वही आपका एवरेज यहाँ पर जो है क्रिकेट मैच का एवरेज निकालने की बात की जा रही है। आप दुकान पर जाएंगे, दुकान पर पहुँचते ही आप सामान खरीदते हैं, तो पिताजी पूछेंगे भैया बताओ कि ऑन एवरेज आपने कितना खर्च किया। ठीक है, तो वहाँ भी एवरेज निकलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो रोजमर्रा की चीज़ों से गणित को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर शिक्षक कर रहा है। आगे देखिए 46 नंबर, हाई स्कूल के लिए कौन सी परियोजना उपयुक्त रहेगी? कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो उपयुक्त रहेगा हाई स्कूल के छात्रों के लिए? तो स्कूल बैंक का निष्पादन कर सकते हैं, स्कूल में स्टेशनरी स्टोर चला सकते हैं, इत्यादि कार्य जो हैं वो आपके हाई स्कूल के परियोजना मतलब हाई स्कूल के लिए परियोजना में मुख्यतः आपके लिए उपयुक्त रहेंगे। 47 नंबर देखिए,
एक पाठ योजना किस संभावना को विकसित करती है? तो एक जो पाठ योजना होती है वो समायोजन को विकसित करती है। अगर आप पाठ योजना बना रहे हैं तो आप सोचेंगे कि आज हम जा रहे हैं पाठ पढ़ाने, तो आज ये चीज़ें करनी है, इतने टाइम में इसको निपटाना है, इतने टाइम में बच्चों को सिखा देना है, इतने टाइम में क्वेश्चन आंसर हमको लिखवा देने हैं। तो एक तरह से आप सारी चीज़ों का समायोजन करते हैं। तो एक पाठ योजना जो है वो समायोजन की संभावनाओं को विकसित करती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में, 2-2 3-3 ग्रुप में सब लोग शेयर करेंगे, ठीक है? देखिए, एक व्यक्ति गणित का अच्छा शिक्षक कब हो सकता है? आइए आंसर देखें, जब वह अवधारणाओं को समझे और लागू करे और उनके बीच संबंध बनाए। यानी कि आप बच्चों को सिखाइए कि ये अवधारणा दी गई थी, इसको यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया है और ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी दूसरी अवधारणा के साथ में। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो आप गणित के एक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, बच्चों को समझाने में सहायता होती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, गौमित्रिका, खंड, भेदा और इंस्टा ये किसकी विधियां हैं? तो ये आपकी गुणा करने की विधियां होती हैं, सीधे नाम याद रखना, गौमित्रिका, खंड, भेदा और इंस्टा। अभी इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है? तो इंस्टा ये किसकी विधियां होती हैं? तो ये गुणा करने की विधियां होती हैं, गुणा के ये नाम होते हैं। 50 नंबर देखिए, 53 तक प्रश्न हमने कराए हैं, 53 तक आपको रुकना है। किसी वस्तु का सुविधा सूचकांक क्या निर्धारित करता है? तो किसी वस्तु का सुविधा सूचकांक उसकी आसानी या कठिनाई को जो है निरूपित करता है कि अगर सुविधा सूचकांक ज़्यादा है इसका मतलब वो वस्तु आसान है, सुविधा सूचकांक कम है इसका मतलब कि वो जो सवाल है या वो क्वेश्चन है या फिर वो वस्तु है वो कठिन है, ठीक है? तो उसकी आसानी या कठिनाई को संबंधित है सूचना सुविधा सूचकांक। अगला देखिए 51 नंबर, कौन सा शोध आमतौर पर शिक्षकों, परामर्शदाताओं एवं अन्य पेशेवरों के द्वारा उनके सवालों के जवाब देने, स्थानीय समस्याओं को हल करने में विशेष रूप से मदद करने के लिए किया जाता है? तो यह जो है क्रिया शोध होता है, ठीक है? तो कौन सा शोध है? वो क्रिया शोध होता है जो शिक्षकों या परामर्शदाताओं को प्रश्न नंबर 52 है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? किसके द्वारा मानसिक सिद्धांत दिया गया था? सही आंसर प्लेटो हो जाएगा। प्लेटो जी के द्वारा गणित का मानसिक सिद्धांत दिया गया था। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है कक्षा 1 से 5 तक गिनती सिखाने के लिए? तो अबेकस एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, इस तरह से रहता है और इसमें गुड़िया डली हुई होती है, तो गिनती सिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है अबेकस का प्राथमिक कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है? तो इन उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में केवल उद्देश्य का अंतर होता है। ऑप्शन में आपको उद्देश्य मिलेगा, तो उद्देश्य का अंतर इन दोनों में होता है। प्रश्न नंबर 55 देखिए, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है? तो सामाजिक और आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं वहां पर गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। आर्थिक गतिविधि का मतलब है, आप अगर सब्जी खरीदने जा रहे हैं और आपने 100 रुपए का नोट दिया, 70 रुपए की सब्जी आई तो कितना वापस करेंगे? 30 रुपए। तो ये आर्थिक गतिविधियां हो गई, सामाजिक गतिविधियां हो गई, इनमें गणित का यूज किया जाता है। गणित पेडागोजी में ही वन लाइनर लेकर के चल रहे हैं। बाकी आपकी जो ईवीएस की वीडियो है, जो सीडीपी की वीडियो है, उसमें 4 ऑप्शन देकर के हम जो है प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी भी देते हैं। आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, ईवीएस की और सीडीपी की। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष अनुभव करके बच्चे सीखते हैं वह सबसे प्रभावशाली गतिविधि होती है। तो प्रत्यक्ष अनुभव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब है जैसे कि उनको 2 और 2 बराबर 4 होता है ये सिखाना है, तो पहले उनको 2 आम दीजिए, उसके बाद में फिर से 2 आम दीजिए, फिर उनसे बोलिए ये 1 आम, ये 2 आम, फिर ये 3 आम, ये 4 आम, टोटल कितने आम हो गए? 4 आम हो गए। तो वो चीज़ें उनको दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सबसे अच्छे से बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? सही आंसर 28 है। अब इसके लिए आपको अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी भाज्य है। तो वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हैं, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, किसी अन्य संख्या का उनमें भाग्य नहीं जाता है, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 2, 3, 5, 7, 11 इनको ऐड करके देखिए, पांचों संख्याओं को ऐड करने के बाद में 28 आता है और 28 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 58, गणित किसका विज्ञान है? तो आप जानते हैं गणित जो है वो गणनाओं का विज्ञान होता है, काउंटिंग का विज्ञान होता है। गणित सारी चीजें काउंटिंग पर डिपेंड करती हैं गणित शास्त्र के अंदर। अगला प्रश्न नंबर 59 है, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो अंकगणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन के कार्यों के लिए होता है। जैसा कि आप कहीं दुकान पर जा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं और कोई अन्य सामान ले रहे हैं, तो वहां पर दैनिक जीवन में अंकगणित का सबसे ज्यादा यूज होता है। गुणा भाग जोड़ घटाव का यूज सबसे ज्यादा दैनिक जीवन में अंकगणित का होता है। प्रश्न नंबर 60 देखिए,
वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों तक शेयर भी कर देना मेरे भाई। गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा यह कहा गया था कि गणित की उन्नति एवं वृद्धि, गणित में जितनी उन्नति करेंगे, जितनी वृद्धि करेंगे, जितनी गणनाओं को यहाँ पर जो गणितीय वैज्ञानिक होते हैं, जितना ज़्यादा उनका संवर्धन करेंगे, उतना ज़्यादा देश के लिए अच्छा रहेगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 61 देखिए, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन-सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? जो आपकी 9, 10, 11, 12 होती है, क्लासेस होती हैं, इनमें गणित की सबसे अच्छी विधि कौन-सी है? तो वो आपकी निगमन विधि होती है। उच्च कक्षाओं के लिए गणित की सबसे अच्छी विधि निगमन होती है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए आगमन विधि होती है। 62 देखिए, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था? तो डेविड व्हीलर के द्वारा कहा गया था कि बहुत सारी गणित जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आपके लिए ज़रूरी ये है कि कोई समस्या आपके सामने आ गई है, तो आप इसको कैसे गणितीकरण के माध्यम से सॉल्व कर सकें, ये डेविड व्हीलर के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ चर्चा कैसी होनी चाहिए? तो एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि जो गणित पाठ चर्चा है, वो महत्वाकांक्षी और सुसंगत होनी चाहिए, एक क्रम में होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चे जाने कि आखिर हमें गणित क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो महत्वाकांक्षी होनी चाहिए और सुसंगत होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 64 देखिए, गणितीय भाषा का क्या अर्थ होता है? तो विचारों को संप्रेषित करना और पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग करना, ये गणितीय भाषा का उद्देश्य होता है। अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना, और प्लस माइनस गुणा भाग ये क्या होता है, ये प्रतीक कौन कौन से होते हैं, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यह गणित भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 65 देखिए, टेनग्राम का उपयोग टीएलएम के रूप में किस गणित में होता है? तो टीएलएम का अर्थ होता है कि शिक्षण सामग्री जिसकी मदद से आप गणित को पढ़ाते हैं। जैसे कि आपका जियो बोर्ड हो गया, जियो कार्ड हो गया, अबेकस हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें जिसकी मदद से आप शिक्षा देते हैं बच्चों को, वो आपकी टीएलएम के अंदर आती हैं। तो टीएलएम में टेनग्राम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ज्यामितीय गतिविधियों को बताने के लिए, जियोमेट्री को पढ़ाने के लिए टेनग्राम का यूज किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 66, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक का अर्थ है कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो पहले आप समस्या के कारण की पहचान कीजिए कि क्या रीजन है, ये समस्या क्यों हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, समस्या के कारण की सही पहचान पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है? किसके लिए आगमन विधि का यूज किया जाता है? तो सूत्र स्थापना के लिए आगमन विधि का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 68, गणित में गणनीय कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? काउंटिंग के जो आपकी कौशल है, कैसे बढ़ा सकते हैं? कक्षा में व्यवहारिक गतिविधियों का संचालन करके। व्यवहारिक गतिविधियों का अर्थ है जैसे कि पहले लोग चोर सिपाही राजा मंत्री खेलते थे, तो अंक दिए जाते थे कि भाई चोर को डबल जीरो मिलेंगे, मंत्री को 500 मिलेंगे, राजा को 1000 मिलेंगे, सिपाही को 200 मिलेंगे। इनको काउंटिंग मतलब कि आप खेल खेल में गणित को सीखें। यह कार्य जो है गणनीय कौशल को बढ़ाता है और आसानी से बच्चे व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से इसको संचालन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 69 देखिए, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित बढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? अंकगणित पढ़ाने की, पढ़ाना यहाँ बढ़ाना नहीं होगा, पढ़ाना होगा। अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 में। तो ये आपकी खेल विधि होती है, खेलने का तरीका। जैसा अभी हमने आपको बताया, राजा मंत्री चोर सिपाही के द्वारा काउंटिंग के द्वारा कंपटीशन करवा दीजिए, कौन जल्दी जल्दी काउंटिंग करेगा। फिर बोलिए 2 + 3 कितना होता है, बताइए कौन बताएगा, हाथ ऊपर कीजिए, वो बताएगा मैं 5 होता है। मतलब बच्चों में खेल विधि के माध्यम से गणित को अगर आप पढ़ाएंगे तो वे आसानी से सीख लेंगे। सबसे उपयुक्त विधि खेल विधि होती है। प्रश्न नंबर 70 देखिए, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो गणितीय ज्ञान का उपयोग विज्ञान विषय में होता है। साइंस की जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस कहीं भी यूज होगा तो गणित की आवश्यकता साइंस में जरूर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर मतलब आपका ये इसका आंसर सीधे सीधे साइंस यानी विज्ञान हो जाएगा। 71 देखिए, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? इकाई उपागम किसके द्वारा दिया गया था? तो मॉरिसन के द्वारा इकाई उपागम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सीधे फैक्ट वाले प्रश्न हैं, आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है 72 नंबर, देखिए, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये किसका कथन है? तो प्लेटो महोदय के द्वारा कहा गया था कि ऐसे छात्र जो गणित बिल्कुल नहीं समझते हैं उनको पाठशाला में आने का कोई अधिकार नहीं है। तो प्लेटो महोदय के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था।
अगला देखिए, गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन की जन्मदिन पर गणित दिवस मनाते हैं। इस दिन श्रीनिवास रामानुजन जो बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं भारत के, उनके जन्मदिन पर गणित दिवस मनाया जाता है और उनका जन्मदिन 22 दिसंबर को पड़ता है। अगला देखिए 74, गणित शिक्षण की सहायक दृष्टि सामग्री क्या होती है? किसकी मदद से गणित को पढ़ाया जा सकता है? तो ब्लैक बोर्ड हो गया, मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, जियो बोर्ड हो गया, अबेकस हो गया, इसकी मदद से गणित को पढ़ाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे गणित शिक्षण की सहायक दृष्टि सामग्री के। प्रश्न नंबर 75 देखिए, गणित को रोचक, सुग्राही और सरल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए प्रभावशाली मनोविज्ञान आवश्यक है। यानी कि जो इस चीज़ को पढ़ा रहा है, वो एक तरह का कहते हैं मनोविज्ञान की तरह उसका माइंड होना चाहिए। वो तुरंत बच्चों को समझ ले कि ये बच्चों की इस बच्चे की समझ में ये बात नहीं आई है। उसको आराम से और उदाहरण दे करके और समझाने का प्रयास करे। तो वो कौन कर सकता है? तो जो प्रभावशाली मनोविज्ञानी होगा, वही इस काम को कर सकता है। तो ये गुण एक गणित के शिक्षक के अंदर होने चाहिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 76, सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया था कि शुरुआत के 10 वर्ष गणित अवश्य पढ़ाइए प्रत्येक बच्चे को, जिससे कि उसकी काउंटिंग या फिर आपकी गणितीकरण जो है वो हो सके और गणित को आसानी से वे समझ सके, आगे कोई दिक्कत नहीं आए। कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 77 देखिए, मैथमेटिक्स समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो कमेटी थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रोफेसर BN प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सीधा फैक्ट वाला ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 78 78 देखिए, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। मतलब रेखा गणित अगर आपको सिखाना है तो इसकी सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो ये आपकी आगमन विधि होती है। रेखा गणित सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि आगमन होती है। प्रश्न नंबर 79 देखिए, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और उनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में जो भी छात्र होते हैं, उनका माइंड बहुत तेजी से काम करता है। नई नई चीज़ें खोजने की उनके अंदर आदत हो जाती है कि ये मतलब इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 80 देखिए, 10 गीत का गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? किसके द्वारा 10 गीत का जो ग्रंथ है गणित का वो लिखा गया था? तो आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 81 है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का क्या महत्व है? तो मानसिक रूप से तैयार करने के लिए प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षा दी जाती है। गणित के द्वारा बच्चों को माइंडली तैयार किया जाता है, माइंडली मजबूत बनाया जाता है। तो मानसिक रूप से तैयार करने के लिए गणित की शिक्षा दी जाती है। प्रश्न नंबर 82 देखिए, ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है, झूठा है और दोषपूर्ण है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो एक कॉमेट महोदय ने कहा था कि भाई ऐसा कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान हो जिसमें मैथ का यूज ना होता हो, तो समझ लीजिए वो झूठा है, वो दोषपूर्ण है। ये कॉमेट महोदय के द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 83 83 देखिए, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है गणित की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को यूज कर रहे हैं, उसका गणितीकरण करना, ये जो है मुख्य उद्देश्य होता है स्कूली शिक्षा में गणित का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84 है आपके सामने। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वरन शक्ति प्रदान करना है, किसके द्वारा कहा गया था? तो डटन महोदय ने यह कहा था कि गणित एक तरह की शक्ति है जो विद्यार्थियों को दी जाती है। केवल ज्ञान ही नहीं है, बल्कि यह एक तरह की शक्ति है जिसकी मदद से बच्चे आगे की ओर बढ़ सकते हैं। डटन महोदय के द्वारा कहा गया था। 85 देखिए, गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है, यह किसने कहा था? तो बायलॉट ने कहा था कि गणित जो है वो भौतिक विज्ञान का आवश्यक उपकरण है। फिजिक्स को आप बिना गणित की मदद के नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ का होना आवश्यक है। यह बायलॉट महोदय के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न 86 है, गणित सभी विषयों में श्रेष्ठ एवं उपयोगी है, यह किसने कहा था? तो प्लेटो महोदय ने कहा था भाई गणित जो है वो जितने भी विषय हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 87 आपके सामने। गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित किया है, यह किसने कहा था? कि गणित में जो परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान हैं, उन्होंने संपूर्ण जगत को समाहित कर दिया है। ये गैलरियो महोदय के द्वारा कहा गया था। अगला देखिए 88,
किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो हॉगबेन महोदय के अनुसार गणित जो है वो सभ्यता का दर्पण है। गणित की मतलब कि गणित पढ़ने के लिए गणित जो पढ़ेगा उसको सभ्यता आराम से उसकी अच्छा सभ्य व्यक्ति होगा जो गणित पढ़ेगा, तो गणित सभ्यता का दर्पण है, हॉगबेन के द्वारा कहा गया था। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना ये मुख्य उद्देश्य है एनसीएफ 2005 के अनुसार। अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए खेल मनोरंजन जो विधि होती है वो सबसे उपयुक्त विधि होती है गणित सिखाने के लिए। प्राथमिक कक्षा का अर्थ है 1 से लेकर के 5 तक। प्रश्न नंबर 91 91 देखिए, गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण साधन प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो जियोजेब्रा जो होता है उसको दृष्टिबाधितों के लिए यूज में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यह एक चित्र प्रणाली होती है जो दृष्टिबाधित बच्चे देख नहीं पाएंगे तो वे समझ नहीं पाएंगे, तो जियोजेब्रा का यूज नहीं किया जाता है। अगला देखिए, 92, गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो जेंडर एवं जाति पर निर्भर नहीं करती है। इसीलिए हमने आपको बार बार कहा है कि भाई चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो गणित सीख सकता है, चाहे वो छोटी जाति का हो या फिर बड़ी जाति का हो। गणित का जाति और जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आजकल चलता है, देखो आप अगर लड़के हैं तो आप मैथ लेंगी इंजीनियर बनेंगे, आप लड़की हैं तो बायोलॉजी लेंगी डॉक्टर बनेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि किसी लड़के का मैथ बहुत अच्छा हो सकता है उसकी बायोलॉजी अच्छी हो, और ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की की बायोलॉजी बहुत अच्छी हो सकता है उसका मैथ अच्छा हो। तो ये जो मैथ है वो जेंडर एवं जाति पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93, देखिए, गणित कक्षा में जियो बोर्ड, डॉट ग्रेड, कटआउट, टेनग्राम का उपयोग करके कौन सी अवधारणा विकसित की जाती है? तो आकृति की अवधारणा जो है वो समझाने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज होता है। जियो बोर्ड का, डॉट ग्रेड का, कटआउट लेकर के आते हैं, भाई देखो ये आकृति ऐसी है तो ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, ये त्रिभुज होता है, तो ये कटआउट वगैरह लेकर के आना, ये आपकी आकृति के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन सारी शिक्षण उपकरण का, टीएलएम का यूज किया जाता है। 94 देखिए, बच्चों को किसी स्थान, दिशा का वर्णन या चित्र बनाने के बारे में सीखने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गणितीय अवधारणा को क्या कहते हैं? कल सीडीपी में भी ये प्रश्न आया था कि ऐसी कौन सी मतलब कि बुद्धि है जिसके द्वारा बच्चे किसी भी स्थान को ध्यान रखते हैं, चित्र बना सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, तो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? वही प्रश्न यहाँ पर आपका गणित पेडागोजी में आ गया है कि किस तरह की बुद्धि होनी चाहिए। तो ये आपका स्थानिक, वहाँ पर स्थानिक बुद्धि होती है, यहाँ पर स्थानिक संबंध का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, किसी दिशा का वर्णन, किसी चित्र का वर्णन, ये सारी चीजें स्थानिक ज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला देखिए 95, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? तो यह बौद्धिक मूल्य से संबंधित है। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना, अगर आप किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो बौद्धिक मूल्यों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 96 96 देखिए, कौन सा प्राथमिक गणित पाठचर्या का भाग नहीं है? प्राथमिक गणित में कौन सी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं? तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में ये प्रायिकता नहीं पढ़ाई जाती है। कक्षा 6 के बाद में प्रायिकता स्टार्ट होती है। तो प्रायिकता जो है वो प्राथमिक गणित पाठचर्या का भाग नहीं होता है। प्राथमिक गणित गणित पाठचर्या में आपका अंक गणित पढ़ाया जाता है, सिंपल लेवल के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ये त्रिभुज और सर्कल वगैरह का ज्ञान दिया जाता है, थोड़ा बहुत रेखा गणित का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन प्रायिकता वगैरह इसमें नहीं पढ़ाया जाता है। 97 देखिए, स्कूल में सीखी जाने वाली गणित की भाषा को दैनिक जीवन की भाषा से जोड़ा जाना चाहिए, क्यों? तो जो भी स्कूल में आप सीख रहे हैं उसको दैनिक वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए। क्यों जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, तो यह विषय की गहरी समझ को विकसित करता है। यानी बच्चों से कहिए, बच्चों आज अपने आप पापा के साथ में जाएंगे, पापा जहाँ पर सामान लेने जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, तो आप लोग चीज़ों को समझेंगे कि कितनी चीज़ कितने रुपए की दे रहे हैं, फिर आप ही कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो ये क्यों कहा जाता है? जिससे कि बच्चों में इस विषय के बारे में गहरी समझ विकसित हो सके। 98 देखिए, बच्चों को गणित पढ़ाने से क्या होता है? तो उनकी आलोचनात्मक सोच में वृद्धि होती है, सोचने की क्षमता में उनकी वृद्धि होती है। जो आपका एनालिटिकल जो थिंकिंग होती है, लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, उसमें वृद्धि होती है बच्चों को गणित पढ़ाने से। अगला देखिए 99,
अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान कौशल का प्रोत्साहन करने के लिए किस तरह के अवसर दिए जाने चाहिए? तो उनको अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज बोलना चाहिए कि आप जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे, अन्वेषण करेंगे, किसी चीज़ की खोज करेंगे। अगर उनमें समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम जो भी आए उसको तुरंत सॉल्व कर लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको अन्वेषण के द्वारा, खोज के द्वारा संपत्तियों की खोज करना उनको चीज़ें समझाएँ कि आप ये करके लाइए, इसको करके लाइए। अगर हम 2 + 2 को जोड़ते हैं तो 4 होता है, हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, तो ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें आप खोज करके ले आइए। तो इसके बारे में तो उनसे क्या होगा कि समस्या समाधान कौशल में वृद्धि होगी बच्चों के। अगला देखिए 100 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का तरीका है या किसके द्वारा कहा गया था? तो लॉक महोदय ने कहा था कि गणित जो है वो बच्चों के मन में तर्क करता है, क्वेश्चनों को पैदा करता है और यह उन एक तरह की आदत बन जाए, ये हमें प्रयास करना चाहिए। ये किसने कहा था? लॉक महोदय के द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 101 आपके सामने है, जो कि यहाँ का आखिरी प्रश्न हो जाएगा इस सीरीज का। तो पाठचर्या लचीलेपन की अवधारणा को किनके लाभ के लिए पेश किया गया है? तो जो लचीलापन होता है वो दिव्यांग बच्चों के लिए यूज़ किया गया है। पाठचर्या में लचीलापन, थोड़ा-सा वहाँ पर जैसे कोई चीज़ दिक्कत कर रही है, तो बच्चों को अच्छे से समझाइए। तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए किया जाता है। तो ये आपके 101 प्रश्न हमने गणित पेडागोजी के करवा दिए हैं। आप इन्हीं को कवर करके जाइए आराम से गणित पेडागोजी में। अगर 10 प्रश्न आते हैं तो आराम से 8-9 प्रश्न आप बना जाएँगे। ये 101 प्रश्न आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा इससे पहले हम बाल विकास सीडीपी की वीडियो डाल चुके हैं। अभी कल भी सीडीपी की वीडियो डाली थी, 4 वीडियो सीडीपी की हो गई हैं, 4 वीडियो ईवीएस की हो गई हैं, 2 वीडियो मैथ की हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी ईवीएस की आने वाली है, कुछ ही देर में ईवीएस की नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, तो आप उसको भी देखिएगा। देखिए इस वीडियो सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आपके एमपीटेट वर्ग 3 के हों, वर्ग 2 के हों, वर्ग 1 के हों, इसके अलावा सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अलावा रीट में जो पूछे हैं, बीपीएससी टीआरई हुआ है अभी, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं, जिससे कितने भी कठिन प्रश्न आएँ, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं हो और आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाएँ। 90 नंबर आपके बड़े आराम से आ जाएँगे, अगर आप इस पीवाई की सीरीज़ को ही कवर करते रहेंगे तो, ठीक है? तो ये आपका बाल विकास की वीडियो अपलोड कर रखी है और ईवीएस की भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, तो आप लोग ये सारी वीडियो देख लेना, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपकी ईवीएस की आने वाली है। थोड़ी ही देर में वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? और अगर बीच में हम अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई जानकारी देते हैं तो आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए, आपकी क्लासेज निरंतर चलती रहेंगी और अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो वो भी हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे किताबें वगैरह जो हैं वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।